गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, जो कि है 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का। इस चैप्टर को हम 4 वीडियोज़ में फिनिश करेंगे। तो आज जो है सबसे पहला वीडियो आपके सामने होने वाला है, और ये वीडियो थोड़ा अगर लंबा हो जाए तो आप इस वीडियो को 2 बार में कंप्लीट कर लें, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा बिल्कुल कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं इस चैप्टर के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इन 4 वीडियोज़ के अंदर आपको बिल्कुल डिटेल से इस चैप्टर को समझा पाऊँ। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ पे कैटेगरी वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग क्लास की। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग की। तो अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग अच्छे से समझ लिया तो आपका जो 50% काम इस चैप्टर के अंदर वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग में बात आती है इट इज़ द प्रोसेस, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग क्या एक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग दी व्हाट एक्टिविटीज़ आर टू बी कंडक्टेड। एक ऐसी प्रोसेस जिससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप, और जो एक्टिविटीज़ की जा चुकी है उनको ग्रुपिंग कैसे करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब होता है जो एक जैसी एक्टिविटीज़ है उनको एक जगह लेके आना। ठीक है, जैसे जो एक नेचर की एक्टिविटी, जैसे सेलिंग की एक्टिविटी है 10, तो उन 10 एक्टिविटीज़ को सेलिंग डिपार्टमेंट में डालना, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ आर टू बी डेलीगेटेड, किसी पोस्ट के रिगार्डिंग हम या किसी इंडिविजुअल को या किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी कैसे देंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, फिर अथॉरिटी क्रिएट की जाती है। एंड हु रिपोर्ट्स टू हूम, और कौन किसको जवाब देगा। तो मीनिंग क्या बना टोटल इसका? मीनिंग ये बनता है कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जानी है उनका पता लगाना, और जो एक जैसी नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को क्या करना, ग्रुपिंग करना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अथॉरिटी डेलीगेट करना, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये पहले से ही फिक्स कर देना क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स की। तो पहला फीचर डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए जितना भी काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और इंटायर वर्क ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं जिसके अंदर वो काम किया जाता है। दूसरा कोऑर्डिनेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंश्योर करता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, नेक्स्ट प्लूरलिटी ऑफ पर्सन आर फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन एक अकेले आदमी से नहीं बनता, आपको पता है बहुत सारे लोग उसके अंदर काम करते हैं। लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह से मशीन है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, किसी को अथॉरिटी नहीं दोगे, तो किसी को पता ही नहीं होगा कि उसको किसको रिपोर्ट करनी है, कैसे काम करना है, तो क्या होगा, एक तरह से वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या है, एक मशीन है, मैनेजमेंट की मशीन की तरह काम करता है वो। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। तो सबसे पहला आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए जब आप काम का डिवीज़न करते हो तो उनकी जो इंटरेस्ट है, जो उनकी कैपेसिटी है एम्प्लॉयज़ की, उसी के अकॉर्डिंग उनका डिवीज़न करते हो, तो आप बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन उठा सकते हो। जो एम्प्लॉय जिस फील्ड में अच्छा है उस एम्प्लॉय को वही काम देकर आप उसका बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन उठा सकते हो। दूसरा आता है क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बिल्कुल क्लियरिटी होती है हर वर्किंग के अंदर, जैसे किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है, कब करना है, किसको रिपोर्ट करनी है, बिल्कुल क्लियर होता है, वो कंफ्यूज नहीं होता। थर्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
जब सभी को पता होगा कि उनको कब कैसे कहाँ काम करना है, किसको रिपोर्ट करनी है, तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो कैसी भी रिसोर्स हो, उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज किया जा सकेगा। नेक्स्ट आता है एडेप्शन टू चेंज। देखिए जो ऑर्गेनाइजिंग है उसके अंदर एक स्केलर चेन काम करता है। स्केलर चेन हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, हेनरी फयोल का जो प्रिंसिपल था कि अगर मान लो कोई पोस्ट वैकेंट हो जाती है, राइट, तो उस पोस्ट को फिर से भरा जाता है अगर प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है तो जो भी किसी का सुपीरियर गया उस पोस्ट को छोड़ के, वहाँ पे नई अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी और नई अपॉइंटमेंट करने के बाद सबऑर्डिनेट्स को पता लग जाएगा भाई ये तेरा बॉस है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग फिर काम करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब देखिए सारा काम सभी को पता है कैसे कैसे करना है, तो किसी के भी काम में रुकावट नहीं आएगी, और जब रुकावट नहीं आएगी तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, संचालन है ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल। देखिए डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के, जब उनको बिल्कुल क्लियरली बताया जाएगा कि तुम्हें क्या काम करना है, तो वो उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, राइट। जब अच्छे तरीके से कर पाएंगे उस काम को, तो एक तरह से वो अपनी फील्ड के माहिर बन जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, तो एक तरह से उनका भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है लास्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, एम्प्लॉय अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आप ईजिली अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपके पास बहुत सारे एबल एम्प्लॉयज़ भी आ जाएंगे जो अच्छे होंगे, जिनको ऊपर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन दिया जा सकता है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ईजिली एक्सपेंशन भी कर सकते हो, ग्रोथ भी कर सकते हो। तो अभी हमने समझा मीनिंग क्या होता है, फिर हमने सोचा फीचर, तीनों फीचर को हमने, चारों फीचर को अच्छे से देखा, और जो इम्पोर्टेंस थे 7 के 7 इम्पोर्टेंस हमने अच्छे से देखे हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। तो ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। वैसे हम सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, वही इसके अंदर आएगा, तो चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट जो स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आपको ये देखना आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, और फिर काम को बांट देना है। वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ए मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है? पहला रॉ मटेरियल खरीदना, दूसरा जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स होते हैं उनको खरीदना, तीसरा प्रोडक्शन, फोर्थ रिसर्च, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स। अब देखिए ये तो आपने क्या कर दिया, एक्टिविटीज़ को बता दिया, आपने आइडेंटिफाई किया एक्टिविटीज़ को, फिर क्या कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, आपने बांट दिया उनको। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, सेकेंड स्टेप देखिए, जो सेम नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रुप करना। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था, रॉ मटेरियल परचेज करना और मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स परचेज करना, दोनों परचेजिंग की एक्टिविटी तो किस में चली जाएगी, परचेज डिपार्टमेंट में चली जाएगी, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ग्रुपिंग हो गई। यहाँ पे क्या था, एक तरह से क्लासिफिकेशन था, यहाँ पे क्या हो गया, ग्रुपिंग हो गया। क्लियर। अब जब ड्यूटीज़ देने की बारी आती है तो डिपार्टमेंट वाइज ड्यूटी दी जाती है। क्लियर। जब एक डिपार्टमेंट बना दिया गया तो ड्यूटी कैसे मिलेगी, सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल और पोस्ट इज क्रिएटेड। सबसे पहले दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दायित्व, ऑब्लिगेशन दिया जाता है सबसे पहले। उसके बाद क्या होती है, अथॉरिटी दी जाती है। तो देखिए परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग गुड्स। परचेज मैनेजर को काम दे दिया भाई तू सामान खरीदेगा, सेम सेल्स मैनेजर को दे दिएगा कि तेरे को सामान को बेचना है। तो ये क्या हो गया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हो गया। लास्ट आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। भाई अब ड्यूटी दे दी, अब काम करने के बाद कौन किसको जवाब देगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन 2 or more than 2 person वर्क फॉर ए कॉमन पर्पज देन इंटर रिलेशनशिप शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक ही पर्पज़ के लिए काम करते हैं तो उन लोगों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। एवरीबडी शुड नो हु इज हिज सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। सभी को पता होना चाहिए कि कौन उसका सबॉर्डिनेट और कौन उसका सुपीरियर है। तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजिंग का काम है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा। तो देखिए आज के वीडियो में हमने देखा मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड साथ में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। इस पार्ट में हमने खाली 4 से 5 चीज़ देखी है। अब अगले जो पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।